अगर आप पुराना क्लासेस करके आए हैं तो समझ जाइए आप बहुत मेहनत करके आए हैं। 1 मिनट हम पंखा बंद कर देते हैं तो आवाज बढ़िया आएगा। अरे बाबा, पैर में चोट लगा। कोई बात नहीं यार, होने दिया था। बात कर रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। तो ये टेक्निक है जिसमें कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस ताकि वो शेयर डेटा पे काम कर पाए या फिर शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर पाए। ठीक है, so that they can execute safely without producing incorrect result when multiple process access and modify the same data simultaneously race condition may occur। मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस अगर एक ही साथ एक डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए बोर्ड पर कोई गिनती लिखा है और हर स्टूडेंट को हम बोले कि जब तुम कुछ समोसा खाना तो एक इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप समोसा खाएं उसी टाइम कोई और भी खाया, अब आप उसी समय मिटा के आप अपना गिनती बढ़ा रहे थे, उसी टाइम दूसरा भी बढ़ा रहा था, तो वो बढ़ाने में गड़बड़ हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो दो लोग एक साथ मॉडिफाई करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉडिफाई करने का लॉजिक है वो 2 स्टेप में होगा। पहले कि आप देखेंगे ओल्ड गिनती क्या है, तो आप नोट किए कि ओल्ड गिनती 100 है। उसी समय दूसरा भी उसको कोई देख रहा था, वो भी देखा गया गिनती तो 100 है। तो आप वो अपने दिमाग में किया कि 100 है, अब उसमें 1 ऐड करना है, तो वो जुड़ा कि हमको 101 लिखना है। तो वो 101 लिखने ही वाला था, उस वो 101 लिख दिया। तब तक जो दूसरा वेट कर रहा था उसको भी दिमाग में आया कि हाँ 101 लिखना है, और वो 101 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आया? बोर्ड नया लाने वाले हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, टेंशन नहीं लीजिए। अच्छा, टिमटाम वाला बोर्ड लाएंगे। गुड। तो रेस कंडीशन क्या होते हैं? सिचुएशन इन विच द फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर इन विच मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस शेयर डेटा। तो रेस कंडीशन ये होता है कि आप मल्टीपल लोग जब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में प्रोसेस हुआ है, उस हिसाब से रिजल्ट बनेगा। और रेस कंडीशन के टाइम बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मतलब क्या कर सकता है, डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकता है। क्या ये बात समझ में आए? क्लियर बात याद रखो। कंप्यूटर में होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब सीपीयू एक साथ ये प्रोसेस भी देख रहा है, वो प्रोसेस भी देख रहा है, वो प्रोसेस भी दिख रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि सब प्रोसेस एक ही डेटा पे भिड़ जाता है, उसी डेटा को मॉडिफाई करने लगता है, या फिर सब प्रोसेस एक ही सिंगल रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर उसको यूज करने चला गया। क्या ये बात समझ आया? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक साथ आपके कंप्यूटर पे बहुत सारा चीज चल रहा है, सीपीयू सब प्रोसेस को हैंडल कर रहा है। मतलब सब टास्क, प्रोसेस क्या होता है? बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ टास्क है जो सीपीयू को करना है। तो सीपीयू एक साथ जब बहुत सारा प्रोसेस हैंडल कर रहा होता है तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब वहीं पे कभी ऐसा हो कि सीपीयू मतलब वो जो मल्टीपल प्रोसेस है, एक प्रोसेस P1 है, दूसरा प्रोसेस P2 है, वो दोनों मिलकर सेम शेयर्ड कोई डेटा को या कोई शेयर्ड रिसोर्स को यूज करना चाहता है, और अगर दोनों एक साथ ही यूज करने लगेगा तो क्या हो सकता है? रेस कंडीशन आ सकता है, यानी डेटा गलत हो सकता है या फिर डेटा मतलब ऑल्टर कर सकता है। बस यही बात है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, दो प्रोसेस है P1 P2 आर ट्राइंग टू अपडेट सेम बैंक बैलेंस। जैसे कि शेयर्ड बैलेंस है 1000, दोनों प्रोसेस को पता है कि बैलेंस क्या है 1000। ठीक है, तो P1 रीड एंड अपडेट द बैलेंस। P1 क्या करता है? बैलेंस को रीड करता है, अपडेट करता है। P2 रीड्स एंड अपडेट द बैलेंस। P2 भी बैलेंस को रीड करता है और अपडेट करता है, मतलब जब जब इंक्रीमेंट होता है तब। ठीक है, if both process modify the balance at the same time and incorrect may be produced, process synchronization prevents such problem। क्या ये बात समझ में आया? जब दो लोग दो प्रोसेस बैलेंस को बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो किसी टाइम पे ऐसा मतलब दो ऐसे समझिए कि एक शेयर्ड बैलेंस है या शेयर्ड डेटा है बैलेंस, एक शेयर्ड डेटा है बैलेंस जिसका कुछ वैल्यू है, और दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हर थोड़े थोड़े टाइम पे उस वैल्यू को कभी कभी इंक्रीमेंट करते हैं। कभी ऐसा हो जाए दोनों अगर एक साथ इंक्रीमेंट करने आ जाएगा तो उस टाइम पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी हो सकता है, यानी गलत मतलब किसी एक का इंक्रीमेंट अनकाउंटेड जा सकता है। ये कैसे होता है पिछले क्लास में हम बताए थे। ठीक है, अनिश बाबू याद है कि नहीं याद है? गुड। तो कम से कम एक बच्चा इस क्लास में है जो इस बात को साबित कर सकता है कि बताया गया है। बाकी कोई अगर हमको बोल दे कि नहीं बताया गया तो भाई वीडियो में देख लीजिएगा एग्जाम के बाद, पहले भी देख सकते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ प्रोसेस ऐसे तो बात दिन में बताया है।
कल सॉरी बताया, एक्सेस मॉडिफाइड शेयर्ड रिसोर्स डेटा, मतलब क्रिटिकल सेक्शन आपके प्रोग्राम का वो छोटा सा हिस्सा है जिधर में कि कोई भी शेयर्ड रिसोर्स यूज हो रहा है या शेयर्ड डेटा को मॉडिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है। Only one process should normally be allowed to execute its critical section for a particular shared resource at the time. कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन का समाधान यही है कि इस तरह से आप अपने सिस्टम को डिजाइन कीजिए, आप अपने कोड को लिखिए कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में आ पाए। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग में याद करेंगे तो मल्टी थ्रेडिंग में भी जावा में सिंक्रोनाइज कीवर्ड था कि अगर दो थ्रेड सेम डेटा पे बार बार प्रोसेस कर रहे हैं कोई स्टैटिक डेटा पे, तो उस केस में हम लोग क्या लगा देते थे जावा में, सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा देते थे कि हाँ इस चीज को सिंक्रोनाइज रखो, यानी कि क्या बोला था, एक बार में एक ही थ्रेड आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीमाफोर वर्सेस मॉनिटर का। इतना ही है भाई, अच्छा आगे डिटेल में भी है। तो पहली चीज ऐसा समझिए कि रेस कंडीशन समझ लिए हैं, ठीक है, एंड क्रिटिकल सेक्शन समझ लिए और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन तो जानते ही, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सबसे पहले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर डेटा को अच्छे से बिना झगड़ा लड़ाई के यूज कर पाए। तो उसके लिए ध्यान के एक चीज होता है क्रिटिकल सेक्शन, आपके कोड का वो सेक्शन जहां पे शेयर डेटा या शेयर्ड रिसोर्स यूज हो रहा है। अब क्रिटिकल सेक्शन को अगर आप ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आएगा, रेस कंडीशन। रेस कंडीशन से क्या होता है, डेटा गलत हो जा सकता है या फिर मतलब हाँ वही डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकता है या फिर डेटा रॉन्ग अपडेट हो जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए लिखे हुए प्रोसेस, एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, एग्जिट सेक्शन, रिमेनिंग सेक्शन। मतलब कोई भी प्रोसेस में क्या होता है, कुछ लाइन ऑफ कोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट, फिर वो उसका क्रिटिकल सेक्शन आता है, मतलब ऐसा सेक्शन जहां पे वो कोई शेयर डेटा यूज कर रहा है, और फिर उसका एग्जिट सेक्शन और फिर रिमेनिंग सेक्शन। एग्जिट सेक्शन वो होता है ना कि क्रिटिकल सेक्शन के मतलब ये एंट्री सेक्शन प्रोसेस का नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन का एंट्री सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन का एग्जिट सेक्शन। तो एंट्री पे जनरली हम लोग क्या लगा देते हैं, चेक लगा देते हैं कि क्या कोई ऑलरेडी प्रोसेस है जो इस सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस केस में उसको रोक लेना है और उसको वेट कराना है जब तक वो पहला वाला कम करने लगा, दूसरे वाले को मौका नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ आई? उम्मीद है समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीमाफोर और इसके बीच में। देखिए सीमाफोर और मॉनिटर के बीच में पहला डिफरेंस है लेवल के बेसिस पे। इस सीमाफोर क्या है, एक लो लेवल मैकेनिज्म है और ये क्या है, हाई लेवल मैकेनिज्म। क्लियर, दोनों का काम वही है कि क्रिटिकल सेक्शन को ध्यान से चलवाना ताकि कोई भी रेस कंडीशन ना आए। पहला ये लो लेवल मैकेनिज्म है, ये हाई लेवल मैकेनिज्म है। बात करें ऑपरेशन का तो इसमें वेट ऑपरेशन होता है और सिग्नल ऑपरेशन होता है। वेट मतलब क्या होता है कि वेट हमेशा क्या करता है, वैल्यू को -1 कर देता है और सिग्नल +1 कर देता है, बस यही चीज है। अगर मान लीजिए रिसोर्स का वैल्यू 1 है तो वेट क्या करेगा, 1 कर देगा, मतलब 1 को गिरा के 0 कर देगा, ठीक है। और फिर जब भी ये सिग्नल होगा, सिग्नल क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। बहुत इजी चीज है, अभी आगे सीमाफोर में समझेंगे, ठीक है। बस ऐसा समझिए दो सिग्नल, जैसे दो प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर रहा है तो वो वेट कॉल कर देगा। क्या ये बात समझ में आया? कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले कौन सा फंक्शन कॉल करेगा सीमाफोर में, वेट फंक्शन, वेट करो, अभी कोई अगर आना चाहते तो मत आना। और सिग्नल फंक्शन क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जब उसको लगता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन कर चुका है, मान लीजिए क्रिटिकल सेक्शन में उसको 10 लाइन का टेबल प्रिंट करना था, तो जैसे ही 10वें लाइन पे प्रिंट कर लिया तो उसको पता है कि मेरा क्रिटिकल सेक्शन का काम खत्म है। एट दैट मोमेंट वो क्या करता है, सिग्नल फंक्शन को कॉल कर देता है कि अगर कोई और प्रोसेस इस सेम टेबल प्रिंट वाला काम को करना चाहता है, ही इज अलाउड टू डू सो, कर सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट प्रोसीड्योर्स एंड कंडीशंस है, ये क्या हो गया भाई, क्या लिख दिया, प्रोसीड्योर एंड कंडीशन वेरिएबल। इसमें प्रोसीड्योर होता है और कंडीशन वेरिएबल होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करें तो प्रोग्रामर मैनेजेस इट एक्सप्लिसिटली। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कौन इंश्योर करता है, प्रोग्रामर कोड ही ऐसा लिखते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब जानते हैं ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है आप अपने कोड को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि किसी एक क्रिटिकल सेक्शन एरिया में एक बार में एक ही प्रोसेस आ पाए। ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है, मॉनिटर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन बाय डिफॉल्ट मिलता है। बात करें यूजेस का तो ये एरर प्रोन यूज करता है, ठीक है। इजियर टू सेफर एंड यूज, ये क्या है, मतलब देखिए यूजेस में सीमाफोर में ज्यादा चांसेस की एरर वगैरह या दिक्कत है, और ये क्या है, मॉनिटर बहुत सेफ और इजी है। समझ में आए? कुछ
कुछ इस तरह से ऐसे समझिए, सीमाफोर को आप समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मैनुअल है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा काम प्रोग्रामर लेवल पे करना होता है, बहुत सारा कोडिंग। और मॉनिटर क्या है, मैक्सिमम ऑटोमेटेड है, तो इसीलिए सीमाफोर को लो लेवल और इसको हाई लेवल कहा गया, ठीक है। ये एरर आने की संभावना ज्यादा है, ये बहुत सेफ है क्योंकि ये ऑटोमेटिक। ऐसा कुछ समझ लीजिए, सी का मेमोरी मैनेजमेंट वर्सेस जावा का मेमोरी मैनेजमेंट देख लीजिए। सी में आपको मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मैलॉक कैलॉग फ्री और पता नहीं क्या क्या करना होता है, जबकि जावा में क्या है, कुछ नहीं करना, न्यू कीवर्ड से बनाई या डिलीट डिलीट खुद देख लेता है। तो कुछ ऐसा रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चले आगे। तो सीमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है यूज्ड इन कंट्रोल एक्सेस टू, मतलब यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स बाय मल्टीपल प्रोसेस। तो सीमाफोर क्या है, सीमाफोर एक क्या है, सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है। ये दो वर्ड याद रखिएगा। सीमाफोर एक्चुअल में क्या है, एक सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है जो किसी शेयर्ड रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। क्या ये बात समझ में, या फिर शेयर्ड रिसोर्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। सीमाफोर क्या है, सीमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल है जो किसी शेयर्ड रिसोर्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ए सीमाफोर इज मेनली ऑपरेटेड यूजिंग टू एटॉमिक ऑपरेशन। तो सीमाफोर में क्या होता है, दो एटॉमिक ऑपरेशन होता है। एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब इधर कंप्लीट और नॉन, यानी कि अगर आप वेट फंक्शन कॉल किए तो वेट फंक्शन पूरा चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है, आधा नहीं चलेगा बेसिकली। तो वेट फंक्शन में क्या होता है, डिक्रीजेस द सीमाफोर वैल्यू एंड मे ब्लॉक अ प्रोसेस इफ द रिसोर्स इज अनअवेलेबल। तो ये वेट फंक्शन हमेशा क्या करता है, सीमाफोर वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देता है कि हाँ हम एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिग्नल। सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, अच्छा वेट को पी ऑपरेशन भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, इंक्रीजेस द सीमाफोर वैल्यू एंड अलाउज अ वेटिंग प्रोसेस टू कंटिन्यू, और ये क्या कर देता है, +1। क्या ये बात समझ में आया। जनरली आप सीमाफोर का वैल्यू ना s इक्वल टू 1 रखते हैं अगर आपके पास एक रिसोर्स है। अगर एक से ज्यादा रिसोर्स है तो आप 2 रख सकते हैं कि हाँ मेरे पास 2 प्रिंटर है। और जैसे ही कोई एक आदमी एक प्रोसेस को आप एक बार में यूज करने का अलाउ दिए तो उस समय -1 का। क्या ये बात समझ में आया। सीमाफोर क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। जैसे आप स्टैक वगैरह समझते हो ना, वैसे समझ लीजिए एक वेरिएबल है, बस एक इंटीजर वेरिएबल होता है, इंट एस आप बना सकते हैं इसको। और वेट फंक्शन के अंदर आपको हमेशा क्या करना होता है, -1, और सिग्नल फंक्शन के अंदर क्या करना है, +1। क्या ये बात समझ में आई। गुड। टाइप्स ऑफ सीमाफोर की बात करते हैं। तो बाइनरी सीमाफोर इट कैन हैव ओनली टू वैल्यूज 0 एंड 1। तो इसमें आप इंट एस इक्वल टू डायरेक्टली क्या लिखते हैं, सीमाफोर का वैल्यू 1। और जब भी कोई फंक्शन, मतलब कभी जब भी कोई प्रोसेस वेट फंक्शन कॉल करता है तो बेसिकली वो इसी एस को बदल के 0 कर देता है, ठीक है। और फिर जब उसको सिग्नल करना होता है तो कुछ नहीं करता, इसको बदल के 1 कर देता है। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि 1 है, मतलब अभी ग्रीन है सिग्नल। 1 मतलब एंट्री कर सकते हो, 0 मतलब बंद है, अभी मत जाओ, अभी कोई घुसा हुआ अंदर। क्या ये बात समझ में आया। गुड। एक होता है काउंटिंग सीमाफोर, इट कैन हैव मल्टीपल नॉन नेगेटिव वैल्यूज एंड यूज्ड इन व्हेन सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो काउंटिंग सीमाफोर वो होता है जब आपको पता है कि सीमाफोर का मतलब आपके पास रिसोर्सेज एक से ज्यादा है। एस इक्वल टू 1 तब आप यूज करें जब आपको पता है कि एक ही प्रिंटर है। अगर कोई एक वेट कॉल कर दिया तो ये 0 हो गया, यानी अनअवेलेबल, ठीक है। अगर आपके पास 2 प्रिंटर है तो आप क्या करेंगे, इंट एस इक्वल टू 2 सेट करेंगे। सॉरी, इसमें नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं ना। मान लीजिए इंट एस इक्वल टू 2, तो इस बार क्या होगा, कोई एक आएगा प्रोसेस, वो वेट फंक्शन कॉल करेगा तो 2 से डिक्रीज करके 1 कर देगा। अभी भी अगर फिर कोई दूसरा प्रोसेस आया, वो भी एक बार डिक्रीज करेगा, अब फाइनली 0 हो जाएगा, अब कोई तीसरा प्रोसेस नहीं आ सकता। समझ में आई है बच्चों, बड़ा आसान बात। सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है जो सिंक्रोनाइजेशन में मदद करता है। इसमें वेट फंक्शन होता है जो वैल्यू को -1 कर देता है और सिग्नल फंक्शन +1 कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बाइनरी सीमाफोर वो होता है जिसमें आपको पता है कि सीमाफोर का वैल्यू 1 रखना है और वो उसका वैल्यू जनरली 0 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। काउंटिंग सीमाफोर वो होता है आप कोई भी नॉन नेगेटिव रख सकते हैं, सीमाफोर का वैल्यू 10 रख सकते हैं। और जनरली 10 आपको ऐसा ही नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास उस चीज का 10 रिसोर्स है, 10 रिसोर्स मतलब बेसिकली आप 10 प्रोसेसेस को चाहते हैं कि एक साथ उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकता है। क्या ये बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया?
अरे फास्ट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, तो सीमाफोर का वैल्यू s इक्वल टू 1 था, तो प्रोसेस P1 वेट किया, क्रिटिकल सेक्शन में आया, फिर सिग्नल कर दिया, कहानी खत्म। फिर प्रोसेस P2 क्या करेगा, वो भी वेट फंक्शन कॉल करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा और फिर थोड़ी देर बाद सिग्नल कर देगा। तो if P1 enters the critical section, P2 has to wait until P1 execute signal। तो बहुत साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जा चुका है वेट कॉल करके, तो P2 को तब तक वेट करना पड़ेगा, मतलब वो यहीं पे बैठा रहेगा क्रिटिकल सेक्शन में, जब तब तक नहीं जाएगा जब तक ये सिग्नल फंक्शन कॉल ना करे। बात करते हैं मॉनिटर का। ए मॉनिटर एक हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जो कंबाइन करता है शेयर डेटा एंड द प्रोसीड्यूर्स दैट ऑपरेट ऑन डेटा इनटू सिंगल स्ट्रक्चर। तो मॉनिटर क्या करता है कि आपके शेयर डेटा को और उससे रिलेटेड फंक्शंस को क्या कर देता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर में बांध देता है। जैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होता था ना, डेटा और उससे रिलेटेड फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट बना देते थे। यहाँ पे मॉनिटर में क्या होता है, शेयर डेटा के साथ उससे रिलेटेड जो भी उसमें मेथड्स या फंक्शंस है उसको एक सिंगल यूनिट में, सिंगल स्ट्रक्चर में बांध दिया जाता है। ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड कैन एग्जीक्यूट इनसाइड अ मॉनिटर एट अ टाइम। अब उस मॉनिटर में जितने भी थ्रेड या मतलब क्या कहते हैं, ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड कैन एग्जीक्यूट इनसाइड अ मॉनिटर। हाँ, अब वही बात है, मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर वाले एरिया में एक बार में एक ही थ्रेड या एक ही प्रोसेस आ सकता है। वो मल्टी प्रोसेसिंग या सॉरी मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन करने नहीं देगा, या मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स को वो चीज एक साथ करने नहीं देगा। क्या ये बात याद हुआ? अरे सीमाफोर वेट एंड सिग्नल पे काम करता था। मॉनिटर में क्या है कि जो आपका शेयर डेटा है, मान लीजिए कोई काउंट या बैलेंस, तो उस पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो सब मॉनिटर में डाल दीजिए, और मॉनिटर खुद से ये ध्यान रखता है कि हाँ एक बार में एक से ज्यादा लोग ये वाला कमांड ना दें, मतलब ये वाला फंक्शन रन ना करें। प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक म्यूचुअल एक्सक्लूजन, तो ये ऑटोमेटिक एक तरह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर देता है। तो कंडीशन वेरिएबल क्या है, मॉनिटर कैन यूज कंडीशन वेरिएबल सच एज वेट सिग्नल टू कंट्रोल प्रोसेसेस दैट नीड टू वेट और फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब इसमें वेट एंड सिग्नल क्या है, किसी भी प्रोसेस को अगर उसको वेट कराना है या फिर सिग्नल कराना है तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे करा सकता है। आपको मन करे तो मॉनिटर के बारे में और अच्छा पढ़ सकते हैं। आई गेस सीमाफोर पूछे जाने की संभावना ज्यादा है रेदर देन मॉनिटर के, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर मैक्सिमम ऑटोमेटेड है। अब बात करते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम किस और इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन क्या क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है, म्यूटेक्स और WRT। WRT क्या है, कंट्रोल्स एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्सेज फॉर द राइट। पहले देखते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम क्या है। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम ये कहता है कि क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। जैसे कि डाइनिंग फिलोसफर किस चीज का प्रॉब्लम था, डेडलॉक का प्रॉब्लम था, जबकि रीडर राइटर प्रॉब्लम किस चीज का है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बोले तो मल्टीपल प्रोसेस शेयर डेटा को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार ना हो इस बात का ध्यान रखना। तो ये एक क्या कहते हैं उसको, इंपॉर्टेंट मारपीट का किस्सा है। तो इसका सॉल्यूशन भी देखना है कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो रीडर राइटर प्रॉब्लम में क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है विच मल्टीपल प्रोसेसेस शेयर द सेम डेटा और फाइल। तो रीडर राइटर में ये होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस क्या होते हैं, सेम डेटा या सेम फाइल को बार बार रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर रहे होते हैं, मतलब उसको रीड भी कर रहे हैं राइट भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है रीडर प्रोसेस। रीडर प्रोसेस जनरली क्या करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं करते। राइटर प्रोसेस क्या है, ये डेटा को अपडेट या मॉडिफाई करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? इसको कुछ ऐसा समझिए कि 1000 लोग हैं जो रोज रिजल्ट को रीड कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और कुछ 200-300 लोग हैं जो हर समय रिजल्ट को अपडेट करते रहते हैं। तो अगर सब लोग साथ में रीड राइट करेंगे ना तो मारपीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी बोर्ड पे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और सर उसी समय लिख भी रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि समझने में दिक्कत आएगा? वैसे आप यहाँ पे लाइन पढ़ रहे हैं, सर उसी समय बीच में से वर्ड मिटा के कुछ लिख दिए। आप 550 पढ़ रहे थे, सर नीचे से 5 को मिटा के 7 कर दिए, 750 हो गया। आपको कुछ समझ आएगा? सेंस नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पे सेंसलेस चीजें हो सकती है। तो वही बोलता है मल्टीपल लोग एक साथ रीड करें, जैसे कि आपके क्लास में जो भी 50 लोग हैं वो क्या उस टाइम पे, सॉरी ये रीडर है, जो 50 लोग बोर्ड पे देख रहे हैं वो रीडर है, और राइटर कौन है, सिर्फ सर। हो सकता है दो दो सर आ जाए, दोनों एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और 50 लोग एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिखना देखना बहुत हेक्टिक काम है। ठीक, इसी को एक तरह से रीडर राइटर प्रॉब्लम बोल सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
कि अलाउ मल्टीपल रीडर्स टू रीड साइमल्टेनियसली। रीडर राइटर प्रॉब्लम में हम लोग को सॉल्यूशन में मेन सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मल्टीपल रीडर्स एक साथ रीड कर पाए, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ रीड कर पाए बिना किसी दिक्कत के, व्हाइल इंश्योरिंग ओनली वन राइटर कैन एक्सेस द शेयर डेटा एट टाइम। और साथ में ध्यान इस बात का रखना है कि एक बार में एक ही आदमी उस डेटा को एडिट कर पाए, क्योंकि दो लोग एडिट करेगा तो पक्का मतलब नॉर्मली भी पता है आपको, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आ जाता है। क्या ये बात समझ आई? रीडर राइटर प्रॉब्लम में बस यही होता है कि दो टाइप के एंटिटी होते हैं, रीडर और राइटर। रीडर हमेशा डेटा को रीड करने की कोशिश करता है, राइटर हमेशा राइट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हम लोगों का सॉल्यूशन में आइडिया यही है कि हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ रीड कर पाए, पैरेलल रीडिंग चले, बट राइटिंग म्यूचुअली हो, यानी एक बार में एक ही आदमी राइट कर पाए। तो रूल्स क्या है रीडर राइटर प्रॉब्लम का? मल्टीपल रीडर कैन रीड द शेयर डेटा एट द सेम टाइम, यानी कि मल्टीपल रीडर रीड कर पाए सेम टाइम पे। ओनली वन कैन राइट एट अ टाइम, यानी कि एक बार में एक ही आदमी राइट कर रहा हो। When a writer is writing, no reader or another writer is allowed to access the shared data। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा बात नहीं बोले। तीसरा बात ये कहता है कि जब भी कोई राइटर डेटा को राइट कर रहा है तो उस टाइम क्या हो, कोई भी रीडर उस डेटा को रीड ना करे। क्या ये बात समझ आया? रीडर राइटर प्रॉब्लम है या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का जो ये वाला किस्सा है, इसमें पहला चीज ये ध्यान रखना है कि सब लोग एक साथ रीड कर पाए, बहुत सारे रीडर, फाइन। राइटर कोई एक बार एक में एक ही राइट करेगा, फाइन। बट जब भी कोई राइटर राइट कर रहा हो उस टाइम कोई भी रीडर रीड नहीं कर सकता और कोई भी राइटर राइट भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल, सपोज अ लाइब्रेरी डेटाबेस इज शेयर्ड बाय मेनी यूजर। एक लाइब्रेरी डेटाबेस बहुत सारे यूजर यूज कर रहा है। मेनी स्टूडेंट कैन रीड द लिस्ट ऑफ अवेलेबल बुक्स एट द सेम टाइम, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट, सब लोग देख सकते हैं किसी बुक का अवेलेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ बुक का अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। If the librarian is updating to the database, no student is allowed to read it until the update is completed। तो जब भी कोई लाइब्रेरियन बुक का स्टॉक अपडेट कर रहा है तो उस टाइम कोई भी स्टूडेंट उस स्टॉक को देखने के लिए, उस काउंट को देखने के लिए अलाउड नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? गुड। बात करते हैं सॉल्यूशन यूजिंग सीमाफोर। सीमाफोर का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टू सीमाफोर आर कॉमनली यूज्ड। पहला है म्यूटेक्स, प्रोटेक्ट द वेरिएबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स। अब म्यूटेक्स क्या है? प्रोटेक्ट्स द वेरिएबल दैट कीप द ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ रीडर्स। अब म्यूटेक्स जनरली आप जितने भी रीडर्स हैं उनका ट्रैक रखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या है? WRT controls access of to the shared resource of writer। अब ये WRT क्या है? ये बस ये कंट्रोल करता है कि एक बार में कितने राइटर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वर्किंग की बात करते हैं। फॉर रीडर, ए रीडर एंटर्स द क्रिटिकल सेक्शन if it is the first reader, it blocks writer by executing wait। WRT होता क्या है कि जब भी कोई रीडर क्रिटिकल सेक्शन में आता है, यानी जब भी कोई रीडर उस ब्लॉक, क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या है कि उस एग्जैक्ट डेटा ब्लॉक को फेच कर रहा है, तो जब भी कोई उसको उस टाइम फेच कर रहा है तो उस टाइम क्या होगा, सारे राइटर के लिए वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या ये बात समझ आए? रीडर के लिए ये रूल है कि जब भी वो क्रिटिकल सेक्शन में उस डेटा को, जिस पॉइंट पे वो डेटा रीड कर रहा हो उस समय सारे राइटर को ब्लॉक कर दिया जाए कि कोई उसको चेंज ना करे। जैसे आप बोर्ड पे जिस टाइम देख रहे हो तो उस टाइम कोई उसको मिटाए ना। नेक्स्ट, अदर रीडर्स कैन कंटिन्यू रीडिंग साइमल्टेनियसली। हाँ, बट अदर रीडर अगर रीड ऑपरेशन लेके कोई आता है तो आ सकते हैं, एक बार में जितने लोग रीड करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। When the last reader finishes, it executes signal to allow writers। अब जब भी लास्ट रीडर आ जाता है, मतलब सारे रीडर आ गए, अब कोई भी रीडर नहीं है वेट मतलब डेटा का रीड रिक्वेस्ट के लिए, तो उस केस में वो सिग्नल फंक्शन को कॉल कर देगा कि हाँ अब राइटर्स आ सकते हैं। क्या ये बात समझ आया? अब राइटर के लिए क्या है कि ए राइटर एग्जीक्यूट्स वेट बिफोर राइटिंग। अब राइटर क्या है कि जब भी उसको कुछ राइटिंग स्टार्ट करना है तो वो वेट फंक्शन को कॉल कर देता है। ठीक है, इट गेट्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्स। अब जब राइटर कभी भी वेट फंक्शन कॉल करता है तो उसके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस आ जाता है कि वहां पे राइट कर सकता है, अब उस टाइम कोई भी रीड करने नहीं आएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द अपडेट, इट एग्जीक्यूट्स सिग्नल राइट टू अलाउ रीडर्स और राइटर्स। अब ये जब सिग्नल करेगा तो क्या होगा, बाकी राइटर्स भी आ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? डिफरेंस बस इतना है कि जब रीडर वेट कॉल करता है, जब कोई भी रीडर वेट कॉल करता है तो जरूरी नहीं है कि वही सिग्नल करेगा, उसके पीछे मैक्सिमम रीडर, मतलब जितने भी रीडर है सब एक साथ आ सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में, सब एक एक साथ डेटा उसमें से देख सकता है, रीड कर सकता है। बट
सिग्नल कोई मतलब कोई भी रीडर सिग्नल नहीं करेगा, जो लास्ट रीडर होगा वो अपने आप सिग्नल कर देगा कि हाँ अब हम लोग रीडिंग कर चुके हैं। लेकिन जब कोई राइटर वेट कॉल करता है कि हाँ हम वेट करो, अभी कोई मत आना इधर, तो उस टाइम जितनी देर वो राइट करेगा, ना कोई रीडर आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, ना कोई राइटर आ सकता है। और फिर जब वो सिग्नल करेगा तो उसके बाद कोई और रीडर या राइटर एंट्री ले सकता है। समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखिएगा, समझ में ना आए तो। अब इसमें लिखे हुए है कि वेट म्यूटेक्स रीड काउंट को प्लस प्लस क्या दोबारा, अभी से समय सुबह तक है। अरे कुछ लोग 2 बजे तक देख लेता है, एग्जाम के दिन 12 बजे तक तो देखना आम बात है। समझे? तो ऐसे समझिए, देखिए अपलोड कब कीजिएगा? अभी कर देंगे। तो वेट म्यूटेक्स रीड काउंट को, ये भी एल्गोरिदम है, टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। तो राइटर याद रखिएगा, वेट फंक्शन कॉल करता है, राइट डेटा करेगा और फिर बाद में सिग्नल कर देगा। अब ये रीडर का कोई लंबा सा कोड है, आप लोग इसको छाप लीजिएगा। अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेज कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो एडवांटेज क्या है कि मल्टीपल रीडर्स डेटा को साइमल्टेनियसली रीड कर सकते हैं, जैसा देख लें। अब इसका एप्लीकेशन डेटाबेस में यूज होता है, फाइल सिस्टम में, शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में, ऑनलाइन बैंकिंग में, लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, कहाँ कहाँ नहीं यूज है इसका। ठीक है, अब डेडलॉक ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इस पे लिखा हुआ है नंबर। रीडर राइटर प्रॉब्लम 6-7 हुआ ना भाई। अब मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, सेगमेंटेशन बताएंगे। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या आप लोग को याद है ये थोड़ा सा पहले मेमोरी मैनेजमेंट खत्म करते हैं इसको खा के। यस। कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? बहुत छोटा चीज है। मेमोरी मैनेजमेंट प्राइमरी फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें वो मेमोरी को एलोकेट डी एलोकेट करता है, बस। एलोकेशन डी एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी है, जिसको रैम बोलते हैं, ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। मतलब 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत अहम हिस्सा है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी को एलोकेट और डी एलोकेट करते हैं प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेस को मेमोरी देते हैं, मेमोरी लेते हैं प्रोसेस से। जब भी कोई प्रोसेस शुरू होने वाला होता है तो उसको मेमोरी देते हैं। जैसे मेरे घर पे कोई शादी होने वाला है, तो जब भी कोई बाजा वाला आएगा तो उसको बाजा वाला को स्पेस देंगे, फिर बाजा का काम खत्म तो उससे स्पेस ले लेंगे, कुछ इस तरह से। Next, it ensures efficient utilization of memory and allow multiple processes to execute without interfering with each other. तो मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग कुछ चीजें इंश्योर करते हैं कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस काम कर पाए और सबके बीच में कोई इंटरफेरेंस ना हो। क्लियर? क्या ये बात याद रखेंगे? एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का डेटा मॉडिफाई ना कर पाए। ऐसे समझिए आप नोटपैड में कुछ कर रहे हैं, नोटपैड में कुछ लिखे और पेंट में कोई चीज लाल से पीला हो गया। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना। नोटपैड अलग प्रोसेस है, पेंट एमएस पेंट अलग प्रोसेस है। अब इन दोनों में कुछ सेम चेंज हो जाए तो दिक्कत है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस मतलब 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस कभी भी एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से आईपीसी नहीं कर सकता है। जो भी आईपीसी में कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईपीसी का मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। ये बात हम छोड़ सकते थे, बट बताएं इसलिए कि क्या पता यही पूछ दे। नेक्स्ट, तो आपसे एक शॉर्ट नोट पूछेगा तो आप इसमें बता सकते हैं एग्जांपल देके कि एक प्रोसेस है नोटपैड, अगर उसको क्या करना है, दूसरे किसी प्रोसेस को कुछ डेटा भेजना है, मतलब कोई फाइल को, तो या फिर कोई भी चीज को, तो वो क्या कर सकता है? आईपीसी का यूज कर सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हैंडल किया जाता है। प्रोसेस 1 क्या कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस प्रोसेस आईडी के इस प्रोसेस से हम ये वाला ऑपरेशन कराना चाहते हैं। इस तरह से पूरा आईपीसी के बारे में लिख दे सकता है। बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन। तो फंक्शंस क्या क्या है? पहला चीज मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी एलोकेट करना, यानी किसी प्रोसेस को मेमोरी देना। डी एलोकेशन ले लेना काम हो जाने के बाद। फिर होता है मेमोरी प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग द मेमोरी ऑफ अनदर। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको ऐसे समझो कि मेमोरी मैनेजमेंट को इस तरह से थोड़ा समझ लेना, थोड़ा रेस्टोरेंट का जो टेबल मैनेजमेंट है उस तरह से समझ लीजिए। टेबल एलोकेशन, आप क्या करते हैं? जब भी टेबल खाली होता है तो टेबल दे देते हैं, और अगर किसी के लिए खाली नहीं होता तो बोलते हैं थोड़ा सर बैठ जाइए बाहर, थोड़ी देर में टेबल मिल जाएगा, और आप किसी दूसरे को हटा के फिर जगह दिलवाते हैं। डी एलोकेशन मतलब होता है किसी का
जो खाना वाना खा ले उसको भाई चलो बाहर। मेमोरी प्रोटेक्शन, कि कोई दूसरे के टेबल पर के खाना नहीं खा जाए, ये भी आप ही को ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है एड्रेस ट्रांसलेशन, कन्वर्ट्स लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। ये बड़ा खतरनाक चीज है। लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, उसमें जो आप पॉइंटर देखते हैं वो एक्चुअल एड्रेस नहीं होता, मेमोरी में वो एड्रेस नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे प्रोसेस का एक बेस एड्रेस मानता है, ठीक है, कि बेस एड्रेस, कि ये मेमोरी के 1,12 नंबर ब्लॉक से ये प्रोसेस शुरू होता है। और जो आप पॉइंटर देखते हैं अपने प्रोग्राम में, वो पॉइंटर क्या होता है, उस बेस से, मतलब उस बेस एड्रेस में आपका जो पॉइंटर वाला एड्रेस है वो एड्रेस ऐड करेंगे, तब आपको एक्चुअल मेमोरी में फिजिकल एड्रेस मिलता है। क्या ये बात समझ में आया? तो ये जो एड्रेस ट्रांसलेशन वाला जो चीज है, ये भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये बात समझ आई? इसको कुछ ऐसा समझिए कि वो जो रेस्टोरेंट वाला आदमी है, वो किसी आदमी को एक पर्टिकुलर हॉल में भेजता है, हॉल ए में, और बोल देता है हॉल ए में 3 नंबर पे बैठ जाइए। क्या ये बात समझ में आए? हॉल ए में, सॉरी हॉल ए भी नहीं, आप समझिए ना, कमरा नंबर 1 में बोला कि आप थर्ड टेबल पे बैठ जाइए। अब जो थर्ड टेबल पे बैठा है ना, उसको लगता है कि वो थर्ड टेबल पे है, प्रोसेस को या फिर उस आदमी को जिसको मिला है वो जगह, उसको लगता है कि वो थर्ड टेबल है, बट इन रियलिटी वो क्या है, 303 नंबर टेबल पे है। क्योंकि उसको ये पता नहीं कि इस पूरे का जो बिग पिक्चर में, मतलब पूरा जो रेस्टोरेंट है, हर टेबल का एक दूसरा फिजिकली नंबर है। क्लियर? वो नंबर उसको पता नहीं है, वो जिस एरिया में, उस एरिया के हिसाब से बस उसका नंबर ही पता है। तो वो एड्रेस ट्रांसलेशन वाला चीज क्या करता है, ओएस हैंडल करता है। फिर होता है एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी वेस्टेज को कम करता है और परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ट्रस्ट मी, अब तक का सबसे बेस्ट कंपाइल्ड फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। फिर बात करते हैं पेजिंग क्या होता है। तो पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, विच बोथ, क्या बोलता है, इन विच बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। पेजिंग में क्या होता है कि जो आपका लॉजिकल मेमोरी है और फिजिकल मेमोरी है, उसको क्या कर दिया जाता है, सेम नंबर ऑफ ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, मतलब सेम साइज के ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये 8 बाइट का बना दिया, 8 बाइट का पेज, हर पेज को 8-8 बाइट का बहुत सारा पेज बनाया, ठीक है, और फिजिकल मेमोरी में भी 8-8 बाइट का बहुत सारा फ्रेम बनाया। समझ में आया? पेजिंग में बस इतना ही होता है कि फिजिकल मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास फिजिकल मेमोरी है तो आप मेमोरी के छोटा छोटा हिस्सा करेंगे और सबको क्या बोलेंगे, फ्रेम। क्या ये बात समझ में आए? जैसे आपके रेस्टोरेंट में 600 सीट है, तो आप क्या किए, सबको टेबल में बांट दिए, टेबल में, कि टेबल 1 उस पे 6 सीट, फिर दूसरा टेबल 6 सीट, तीसरा टेबल 6 सीट। वैसे ही मेन मेमोरी में अगर 1000 ब्लॉक है, तो आप एक फ्रेम बनाए कि 10-10 बाइट का हम फ्रेम रखेंगे। और सेम चीज जो आपका लॉजिकल मेमोरी है, उसको आप क्या करते हैं, अलग अलग पेजेस में बांट दें। आपके पास इंट आयर वगैरह जो भी है, वो सबको एक लॉजिकल साइज दे दें कि इतना पेज, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3। क्या ये बात समझ में आया? तो लॉजिकल मेमोरी को क्या करते हैं, पेजेस में बांटते हैं, और फिजिकल मेमोरी को क्या करते हैं, फ्रेम्स में बांटते हैं। अरे हाँ, हाँ, फिजिकल फ्रेम, लॉजिकल पेजेस, अभी लेजेस मत बोल दीजिएगा, बट आप समझ गए। क्या ये बात समझ में आया? लॉजिकल मेमोरी को जिस छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं, हर टुकड़े को पेज बोलते हैं, और फिजिकल मेमोरी को जो हर छोटे छोटे टुकड़े में बांटते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम। और अगर दोनों का साइज, दोनों का आप सेम सेम साइज में बांटे, तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पेजिंग। ठीक है? ईच पेज कैन बी स्टोर्ड इन एनी वेरिएबल फ्रेम। अब हर पेज किसी वेरिएबल में, किसी फ्रेम में रखा जा सकता है। पेज 0 को आप मन करे तो फ्रेम 2 में रखिए, या फ्रेम 3 में रखिए, फ्रेम 0 में रखिए, किसी में भी रख सकता है। एग्जाम्पल, सपोज द पेज इज ऑफ 4 KB, यानी एक पेज 4 KB का है। ए प्रोसेस ऑफ 16 KB विल बी डिवाइडेड इनटू 6 पेजेस। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज का साइज 4 KB है, तो एक प्रोसेस अगर 16 KB का है, तो उसको 4 अलग अलग पेजेस में बांटा जाएगा। ठीक है? अच्छा, कभी कभी अगर मान लीजिए कोई 16 की जगह 18 आ गया, तो आप उसका नेक्स्ट बाउंड मान लीजिए कि लास्ट वाले में 2 ही KB डाला जाएगा, बाकी पैडिंग डाल दिया जाएगा बीट। नेक्स्ट होता है एंड दीज पेजेस कैन बी रिप्लेस्ड इन एनी वेरिएबल मेमोरी फ्रेम्स। अभी जो 4 पेजेस में आप डिवाइड किए हैं अपने प्रोसेस को, ये किसी भी मेमोरी की कोई 4 फ्रेम में डाल दिया जाएगा। क्लियर है? ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बताते हैं।
एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इस चीज को बोलते हैं ना कि दोस्त कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर बाहरी मेमोरी जो बेस्ड होता है जैसे होता क्या था कि पहले जब आप इसका यूज करके पूरा प्रोसेस को डायरेक्टली 16 केबी दे देते थे, और उसके बाद मान लीजिए दूसरा वाला कोई आ गया, नेक्स्ट आएगा तो ऑब्वियसली आप इसके बाद एलोकेट करेंगे, और फिर उसके बाद इसके बाद एलोकेट करेंगे, बीच में ये वाला फ्री हो गया तो ये पीछे वेस्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आया? बेसिकली आप ऐसे समझिए प्रोसेस के बाहर मेमोरी वेस्ट हो रहा है। अब ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ये क्यों बोला पता है? वही पैडिंग की वजह से। जब आपको बोले ना कि 16 की जगह 18 केबी आ जाता है, तो 2 केबी जो इंटरनल पैड किया, क्योंकि उसके पास पता है कि 2 केबी का तो वो डेटा रख नहीं सकता, उसको 4 केबी के पेज में ही रखना पड़ा, सॉरी 4 केबी के फ्रेम में ही भेजना पड़ेगा अगर 2 केबी का भी डेटा है। इसीलिए बोलते हैं वहां पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ सकता है। इससे मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर होता है, वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करता है, बट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। क्योंकि देखिए आप अगर 16 केबी रखना चाहते हैं ना, तो चार्ट हो 4 केबी का फ्रेम में रख सकते हैं, बट आपको अगर 18 केबी का रखना होगा तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 ब्लॉक चाहिए होगा ना, भले ही आपका ये वाला आधा ही फिल है, बट फिर भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ रहा है। तो रिक्वायर्स अ पेज टेबल इंक्रीजिंग मेमोरी हेड। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक पेज टेबल बनाना पड़ता है। पेज टेबल क्या होता है कि आप ना किस पेज का डेटा किस फ्रेम में रखे हैं, इस चीज को पेज टेबल बोलते हैं। और ये एक तरह का एक्स्ट्रा मेमोरी हेड है, मतलब इस डाटा को रखने के लिए भी मेमोरी में एक्स्ट्रा जगह चाहिए। पहले पढ़ा? गुड। पेजिंग बस इतना है कि मेमोरी को छोटा छोटा फ्रेम में बांट दो, हर फ्रेम का कोई साइज डिफाइन करो, और जब भी कोई प्रोसेस मेरे पास आएगा मेमोरी में रखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को छोटा छोटा पेज में बांट देंगे। ए पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। अब हर पेज को एक एक मेमोरी ब्लॉक, एक एक मेमोरी फ्रेम देते जाएंगे। बोलेंगे अच्छा 4 पेज है तो 4 मेमोरी फ्रेम में चले जाओ। इसमें दिक्कत क्या होगा? इस मतलब अब थोड़ा सा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का तो मौका ही नहीं मिला, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बस जान लिए काफी है। फ्रेगमेंटेशन में सही होता है कि कोई मेमोरी एरिया खाली पड़ा रह जाए, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन एक मेमोरी, हाँ अच्छा बता रहे हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। हाँ हाँ, वेस्टेज ऑफ मेमोरी लिख दे सकता, तो इतना सही है। तो सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है विच अ प्रोग्राम प्रोवाइड डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज लॉजिकल सेगमेंट्स बेस्ड ऑन इट्स फंक्शनैलिटी। अब होता क्या है कि सेगमेंटेशन में आप अपने प्रोग्राम को बहुत छोटे छोटे लॉजिकल सेगमेंट्स में बांट देते हैं, और वेरिएबल साइज सेक्शन होता है, मतलब हर सेक्शन का साइज जरूरी नहीं कि कोड सेक्शन का साइज 3 के बी है तो बाकी सबका भी 3 के बी हो। कोड सेक्शन अगर 3 के बी का है तो डेटा सेगमेंट हो सकता है 6 के बी का ज्यादा हो, मतलब अपने हिसाब से वो वेरिएबल होता है, ठीक है। ईच सेगमेंट हैज इट्स ओन बेस एड्रेस एंड लिमिट। हर सेगमेंट का अपना बेस एड्रेस होता है और लिमिट होता है। अच्छा, कॉमन सेगमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड हीप सेगमेंट। यू वाला डायग्राम, यू वाला आपको याद है क्या? जो वो मेमोरी में कैसा दिखता है, सबसे नीचे क्या होता है? डेट। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा बना दिया, बट सबसे नीचे आप क्या बनाएंगे? डेटा हम बना दिया, हम भी गड़बड़ किए। सबसे नीचे डेटा नहीं बना, सबसे नीचे क्या आता है? कोड, जिसको हम लोग टेक्स्ट भी बोलते हैं। कोड के ऊपर क्या आता है? आपका डेटा सेक्शन, और डेटा के बाद क्या आता है? हीप। और दूसरी तरफ सबसे ऊपर क्या आता है? स्टैक। ये भी एक तरफ से ग्रो कर रहा होता है, इसके बीच में ओपन स्पेस होता है, ये भी एक तरफ से ग्रो कर सकता है और ये भी ग्रो कर सकता है। और जब अब हीप कभी भी स्टैक के लिमिट को टच कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ मेमोरी, मतलब अब मेमोरी नहीं है, मेमोरी खत्म हो रहा है। और जब भी स्टैक का भीतर वाले लिमिट को हिट कर देगा, जब स्टैक कभी भी इस लिमिट को एक्सीड करने की कोशिश करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? हम मान ही नहीं सकते कि नहीं बताया, बताया जा चुका है। तो एग्जांपल क्या है? प्रोग्राम में डिवाइडेड एज फॉलोज, कोड 30 के बी, डेटा 10 के बी, 5 के बी, और ईच सेगमेंट इज स्टोर्ड इन इंडिपेंडेंटली इन मेमोरी। अब हर सेगमेंट क्या है, अलग अलग मेमोरी में रह सकता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से ध्यान रखेगा, किसी प्रोसेस का चित्र बित्र कहीं भी रख सकता है। एडवांटेजेस सेगमेंटेशन क्या है? मैचेस द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के लॉजिकल स्ट्रक्चर को मैच करता है। मेमोरी प्रोटेक्शन एंड शेयरिंग को अलाउ करेगा। प्रोग्राम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, पता है क्यों प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बोल रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप
पेजिंग यूज करते थे तो आप कुछ सीधा सीधा आप उसको रैंडमली बिना किसी लॉजिक के अलग अलग पार्ट में बांट कर कहीं कहीं रख देते थे। क्या ये बात समझ में आया? जैसे आपके घर में 50 ठो गेस्ट आया, आप 50 में से किसी 5 को अलग रूम में बिठा दिए, किसी 5 को अलग रूम में बिठा दिए, किसी 5 को अलग रूम में बिठा दिए, जहां तहां से आप 5-5 के ग्रुप बना के 5 मतलब अलग अलग रूम्स में बिठा दिए। कितना बेकार चीज है। जबकि रियल क्या होना चाहिए कि अगर आपको पता है कि ये 10 लोग एक फैमिली के हैं तो इनको एक अलग रूम 10 लोगों के हिसाब का बना के और वहां बिठाना चाहिए। कोई 7 लोगों का फैमिली है तो उसके हिसाब से अलग से उतना मतलब डायनेमिकली आप जगह अरेंज कीजिए और डायनेमिकली वो बनाइए, साइज डिसाइड कीजिए। समझ में आई बात कि नहीं? पेजिंग में ये चीज नहीं होता था। अगर कोई 16 केबी का प्रोसेसर है तो छोटा छोटा टुकड़ा में बांटा और डाल दिया। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें हो सकता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो उसमें नहीं होता तो इसमें हो सकता है कि बीच में कहीं कहीं एक्स्ट्रा जगह बचा रह सकता है। मेमोरी मैनेजमेंट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए क्योंकि आपको सबको अपना अपना साइज के हिसाब से देना है। तो डिवीजन की बात करते हैं पेजिंग में, ये फिक्स साइज पेजेस में बांटता है, ये वेरिएबल साइज सेगमेंट्स में बांटता है। क्लियर? इसमें आपका जो प्रोसेस है वो अलग अलग पेजेस में बांटा जाता है ताकि वो मेमोरी के अलग अलग फ्रेम्स में रखा जाए। इसमें क्या है? अलग अलग सेगमेंट्स में बांटता है। मेमोरी यूनिट क्या है? पेजेस एंड फ्रेम्स होता है। इसमें पेजेस प्रोसेस को छोटा छोटा हिस्सा में मानते हैं उसको पेज बोलते हैं, और जो मेमोरी को आप हर छोटा छोटा ब्लॉक में डिवाइड किए उसको बोलते हैं फ्रेम। यहाँ पे लॉजिकल सेगमेंट्स होता है, ठीक है। साइज की बात करें तो यहाँ पे सबका इक्वल होता है, यहाँ पे अनइक्वल होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से डिसाइड करता है। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा आता है क्योंकि कभी कभी हो सकता है डेटा भले ही 2 ही केबी का है बट उसके लिए 4 केबी का फ्रेम यूज किया जा रहा है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आने की संभावना ज्यादा है, यानी एक प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस के बीच में बहुत सारा मेमोरी एक्स्ट्रा बचा रह सकता है। प्रोग्राम व्यू की बात करें तो इसमें फिजिकल मेमोरी व्यू होता है, इसमें लॉजिकल फिजिकल मेमोरी व्यू होता है और इसमें लॉजिकल प्रोग्राम व्यू होता है। तो ऐसे समझिए, प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो ये मेमोरी में आपको फिजिकली दिखेगा कि हाँ ये छोटा छोटा सेक्शन में बटा है, और ये आपका लॉजिकल डिवीजन दिखेगा कि लॉजिकली अलग अलग सेक्शन में बटा है। एड्रेस कैसे निकलेगा? इसमें आपको पेज नंबर प्लस ऑफसेट, यानी पेज नंबर कौन सा पेज चाहिए और क्या ऑफसेट है। ऑफसेट मतलब होता है कि बेस एड्रेस, ठीक है। इसमें सेगमेंट नंबर प्लस ऑफसेट, बेसिकली बेस एड्रेस की कहां से शुरू हो रहा है। तो ये था आपका पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला तो देख ही चुके हैं ना। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का वो काम जिसमें वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है, और किस चीज को मैनेज कर रहा है? सीपीयू को मैनेज करता है जनरली, ठीक है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम क्या है? मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखा जाए। मैक्सिमम थ्रूपुट बोलता है, हाँ बोला कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस चल पाए। मिनिमम वेटिंग टाइम, यानी हर प्रोसेस को कम से कम समय वेट करना पड़े। मिनिमम टर्न अराउंड टाइम, हर प्रोसेस का जो टोटल टाइम चलने में लगा वो कम से कम हो। मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, यानी कोई भी प्रोसेस जैसे ही मेमोरी में आए तो उसको तुरंत मौका मिलना चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव आप और लिख लीजिएगा, प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूशन, यानी प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। फिर होता है फेयरनेस, इंश्योर दैट एवरी प्रोसेस गेट्स अ फेयर चांस टू एग्जीक्यूट। फेयरनेस मतलब ये मेंटेन करना है कि सब कुछ फेयर चल रहा हो। क्लियर? तो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, यानी ज्यादा से ज्यादा सीपीयू बिजी रहे। मैक्सिमम थ्रूपुट, इसको टीपी बोल दीजिए, कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम निकल जाए। मिनिमम वेटिंग टाइम, कुछ पूछ रहा है? नहीं तो चला गया। हाँ कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग में आपको देखना ही पड़ेगा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो लक्ष्य है तेरा, हाँ। तो हम बात कर रहे थे मिनिमम रिस्पांस टाइम का, कि जब भी कोई प्रोसेस पहली बार मेमोरी में आए तो उसको जितना जल्दी से जल्दी रिस्पांस दिया जाए। मिनिमम टर्न अराउंड, यानी हर प्रोसेस को कम से कम समय टोटल व्यतीत करना पड़े, ठीक है। बात करते हैं एफसीएफएस का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। कोई भी इसमें पढ़ना जो है तो छोड़ देते हैं। इसमें अराइवल टाइम के बेसिस पे जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले मौका मिलेगा। इसमें आपका है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। किस चीज के बारे में? सेल प्रोग्रामिंग बताएंगे बताएंगे, प्रॉमिस करते हैं बता के जाएंगे। आप जेन्युइनली पूछेंगे तो ये तो क्या बोलते हैं, वो है क्या कहते हैं उसको, बता दो थोड़ा सा।
SJF क्या है? बर्स्ट टाइम जिसका सबसे कम होगा, यानी जो सबसे कम समय लेता है वो वाला चलेगा। फिर ये क्या है? SRTF। ये क्या है? SRTF क्या करता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जैसे ही मेमोरी में कोई नया प्रोसेस आता है तो ये चेक करता है कोई भी अराइव हुआ है, क्या वो शॉर्टेस्ट है, तो उस हिसाब से उस पर प्रीएम्प्ट कर जाएगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में ये होता है कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर आता है, हर प्रोसेस का एक नंबर होता है और जिसका नंबर सबसे ज्यादा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग मतलब पैसा शेड्यूलिंग, जो प्रोसेस सबसे ज्यादा पैसा दिखाया, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा दिखा उसको पहले चलो। राउंड रॉबिन में क्या होता है? सीपीयू यहाँ पे कमाल करता है, बोलता है कि किसी भी प्रोसेस को हम लगातार एग्जीक्यूट करते बैठे नहीं रहेंगे। एक प्रोसेस को चलाएंगे और उसको 2 मिलीसेकंड ही चलाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे प्रोसेस को लाओ, फिर उसको 2 मिलीसेकंड चलाएंगे। इसी बीच में हो सकता है किसी प्रोसेस का काम कंप्लीट हो जाए तो उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो सीपीयू हर 2 मिलीसेकंड पे एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे पे जंप कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं टाइम क्वांटम। क्या ये बात समझ में आया? राउंड रॉबिन एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। प्रीएम्प्टिव सीपीयू एल्गोरिदम है, मतलब सीपीयू बार बार प्रीएम्प्ट कर रहा है, एक से दूसरे पे जंप कर रहा है, और हर जितने टाइम में सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जंप करता है उस चीज को टाइम क्वांटम बोलते हैं। वो 2 मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड, 1 नैनो सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो एडवांटेज क्या है? फेयर शेड्यूलिंग फॉर ऑल एल्गो प्रोसेस, मतलब सबको प्रॉपर टाइम मिलेगा। रिस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए। इसमें स्मॉल टाइम क्वांटम सीपीयू में बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करा सकता है। अगर आप टाइम क्वांटम बहुत छोटा रखिएगा तो सीपीयू को बार बार एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पर स्विच करना पड़ेगा। टू लार्ज टाइम क्वांटम, अगर आप बहुत ज्यादा लंबा टाइम क्वांटम ले लिए तो ये FCFS जैसा चलने लग जाएगा, यानी जो पहले है उसको पहले चलाने लग जाएगा। बात करते हैं शेड्यूलर का। एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बाय डिसाइडिंग हाउ मेनी प्रोसेस विल एंटर इन द रेडी क्यू। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, आप ऐसे समझ लीजिए, सेकेंडरी स्टोरेज से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू को फिल करता है। रेडी क्यू मतलब जो सीपीयू पे जाने के लिए तैयार है। अब आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी क्यू से पिक करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू में रनिंग में रहेगा। समझ आया? मेन यही दोनों है, ठीक है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। सेकेंडरी मेमोरी से बहुत सारा प्रोसेस जो न्यू स्टेट में आया या सेकेंडरी से आया, उसमें से रेडी क्यू में एक बार में कितना प्रोसेस जाएगा ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर तय करता है। एग्जीक्यूट्स लेस फ्रीक्वेंटली बिकॉज प्रोसेस डू नॉट अराइव कंटिन्यूअसली। ये बहुत कम चलता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्योंकि मेमोरी में प्रोसेस हमेशा नहीं आते रहता है, कभी कभी आता है। ठीक है, जब आप किसी नोटपैड पे डबल क्लिक करते हैं तब उस प्रोग्राम को सेकेंडरी से लोड करके उसमें लाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। इसको क्या बोला? प्रोसेस फ्रॉम द जॉब फुल सेकेंडरी स्टोरेज एंड लोड्स देम इनटू मेन मेमोरी ऑफ द एग्जीक्यूशन। यही है, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के लाता। अब फिर होता है यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म देख लेते हैं, मीडियम को थोड़ा बाद में देखेंगे। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है? ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को भी हम लोग सीपीयू शेड्यूलर बोलते हैं, उसको भी कुछ ऑल्सो नोन एज था क्या? इसको हम लोग जॉब शेड्यूलर बोलते हैं। जॉब शेड्यूलर मतलब सेकेंडरी से अलग अलग जॉब लाके मेन मेमोरी में जमा करता था। अब मेन मेमोरी से सीपीयू पे कौन जाएगा ये डिसाइड करता है सीपीयू शेड्यूलर। सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम ready queue and assigns CPU to it. It executes very frequently because the CPU must continuously select the next process. तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं, और ये डिसाइड करता है कि सीपीयू कब कौन सा प्रोसेस चलाएगा, और ये वाला शेड्यूलर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करता है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? रेडी प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा ये चीज ज्यादा डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये एमटीएस क्या था? मीडियम टर्म शेड्यूलर, also known as swapper। ये क्या करता है? temporarily removes the process from main memory and stores in the secondary memory storage. When the memory becomes available, it brings back to the main memory। तो आप एक चीज देखे होंगे, प्रोसेस में हम लोग एक चीज बात करते थे तो ब्लॉक, और एक होता था एक रेडी वेटिंग होता था, ठीक है, या फिर रेडिंग सस्पेंडेड होता था। उस केस में क्या करते थे कि मेन मेमोरी में अगर रेडी में बहुत सारा डेटा हो गया तो हम लोग क्या करते थे, सॉरी बहुत सारा प्रोसेस हो गया तो कुछ को सेकेंडरी मेमोरी पे स्वैप कर देते, सेकेंडरी मेमोरी पे थोड़ी देर के लिए स्टोर करवा देते थे और बाद में उसको फिर लेके आते। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी पे भेजना मेमोरी अनअवेलेबिलिटी के कारण या फिर वापस वहां से लाना, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग, और इसको इसीलिए हम लोग स्वैपर बोलते हैं, और ये एमटीएस का काम। एग्जाम में ये एमटीएस नहीं पूछा है तो कम से कम ये तो एलटीएस और एसटीएस जरूर बताइएगा। एलटीएस आपका क्या है? जॉब शेड्यूलर है। जॉब शेड्यूलर मतलब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा मेन मेमोरी पे लेके आता है। और ये आपका क्या है? सीपीयू शेड्यूलर, सीएस, जो कि
कौन सा सीपीयू पे रन होगा वो डिसाइड करता है। अब ये सब अपना देख लीजिएगा। अब बात क्या क्या करना है, फाइल मैनेजमेंट करना है, लिनक्स ऑलरेडी बता चुके हैं, तो फाइल मैनेजमेंट छोड़ के पहले सेल प्रोग्रामिंग बताते हैं। ठीक है, बढ़िया रहा, गुड। आत्मा को संतुष्टि मिलना जरूरी है। सेल प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सीरीज ऑफ लिनक्स कमांड्स को एक फाइल में लिख देते हैं। जैसे कि आप, भाई एक सेकेंड हमको थोड़ा टाइम दीजिएगा, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताएंगे जो हम बार बार बताते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चीज याद हो जाता है जल्दी। आप लोग को याद होगा कि हम बोले थे कि यहाँ पे अगर आप हैं, रुक जाओ भाई, बाबा, तो अभी दिख रहा है ना, अभी अगर हम यहाँ पे जाएं और कमांड प्रॉम्प्ट खोल दें, या फिर चलो एक फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट खोल देते हैं, अरे विंडोज ई कर देते हैं, तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है ना, मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे फाइल एक्सप्लोरर खोल दें, डेस्कटॉप पे खोल दिया, इसमें कोई एक किस चीज का दिख रहा है पता नहीं। चलो इसी में एक फोल्डर बना देते हैं, मान लीजिए हम एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना दिए। अब इस फोल्डर के अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, पहला तो ऑप्शन है कि हम cmd ओपन करके कुछ कमांड चला सकते हैं। cmd खुल दिए, क्या खुल गया अभी? गलती चीज दाब दिए थे दोस्त, cmd। अब कमांड प्रॉम्प्ट जो ये खुला है, दूसरे स्क्रीन पे खुल गया, हम इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, आप cls लिख के चला सकते हैं। ठीक है, cls लिखेंगे तो क्या हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गया। आप इसमें एक कमांड होता था शायद वो cd करके डॉट डॉट करके आप पीछे के फोल्डर में जा सकते थे, फिर cd टेस्ट में जाके आप क्या कर सकते थे, इसी फोल्डर में वापस आ सकते थे। तो ये जो दो तीन कमांड चलाएं, इसके अलावा भी एक और कमांड होता है सिस्टम इन्फो। बस मेरा बताने का पर्पस इतना था, ये जो तीन कमांड हम चलाएं जिससे कि ये कुछ कुछ चीजें हुआ, बहुत सारा चीज हमको पता चला, हम चाहें तो इस सब कमांड को एक फाइल में डाल दे सकते हैं, और उस फाइल को डायरेक्टली जब रन करेंगे तो उस फाइल के अंदर का सारा कमांड एक एक करके अपने आप चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इसको हम लोग सेल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और यहाँ पे आपको विंडोज का सेल प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, मतलब विंडोज का ये हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट, इसको स्क्रिप्टिंग बोलते हैं कि आप स्क्रिप्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा हम बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अच्छा इसका डिसाइड नहीं कर सकते है तरीके से, सॉरी। तो हम ना कुछ कमांड लिख देते हैं फटाक से नोटपैड खोल के, ठीक है, और बस उसको सेव करेंगे। आप देखिएगा, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी चीज है, मजा आता है थोड़ा सा। ठीक है, एक लौता प्रैक्टिकल चीज है आपके ओएस में करने को। सबसे पहले हमें कलर ए कमांड चलाएंगे, कलर ए से क्या होता है, वो कलर ग्रीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक ट्री कमांड चला देते हैं और एक सिस्टम इन्फो चला देते हैं। ठीक है, एक आईपी कॉन्फ़िग भी चला देते हैं, आईपी वगैरह पता चल जाए। इसके अलावा भी बहुत सारा कमांड होता है, तो कलर से ग्रीन हो जाएगा, ट्री से सारा फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा, सिस्टम इन्फो से सिस्टम पता चलेगा, आईपी कॉन्फ़िग से आईपी कॉन्फ़िग पता चलेगा। ठीक है, गॉट इट। अब इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, हम इसको कंट्रोल एस दबाएंगे, एंड विंडोज में आप इसको यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दीजिए, और फाइल का नाम आप स्क्रिप्ट डॉट cmd रख सकते हैं, या फिर cmd या बैट फाइल भी रख सकते हैं। विंडोज में बैट फाइल चलता है या cmd फाइल चलता है। सेव पे क्लिक करेंगे, अरे कहाँ सेव हो गया ससुरा, कहाँ सेव कर दिया इसको, एक काम करते हैं हम यहीं पे सेव करना चाहेंगे, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे डबल ए, और ये टेस्ट फोल्डर, इसमें जाके यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट cmd, कोई बात नहीं, ऑल फाइल्स कर दिए। ठीक है, तो अब देखिएगा इससे क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट फाइल बन रहा है, इसको दिख रहा है विंडोज कमांड, इस पे होवर कीजिएगा तो बताएगा विंडोज कमांड स्क्रिप्ट। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये रन होने लगेगा। नहीं दिखा आप लोग को, रुकिए हम दिखाते हैं, चल रहा है बट ऐसी जगह चल रहा है कि हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं। इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक, अच्छा यहाँ आगे क्लिक करना पड़ा, डबल क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ये अपने आप चलने लग गया, कलर ए कमांड चला, ट्री कमांड चला, फिर उसके बाद सब करके खत्म हो गया।
तो आप अगर कुछ सीरीज ऑफ कमांड विंडोज सर्च करने का या कुछ कॉपी करने का या कुछ वायरस कुछ किसी के इंस्टॉल कमांड दे के और उसको स्क्रिप्ट देते हैं और वो स्क्रिप्ट पर डबल क्लिक करते हैं तो एक तरह से हैक हो सकता है आपका कंप्यूटर। तो इसलिए कभी भी कोई स्क्रिप्ट फाइल भेजे तो उसको आंख बंद करके डबल क्लिक मत कीजिएगा, विवाद हो जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेल प्रोग्रामिंग पे। तो सेल क्या है? लिनक्स का कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो क्या करता है, कमांड लाइन इंटरफेस के तौर पे काम करता है यूजर एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। सेल स्क्रिप्ट क्या होता है? एक फाइल है जिसमें सीक्वेंस ऑफ सेल कमांड आप रन करते हैं। क्या ये बात समझ में आए? जैसे अभी देखिए, अभी हम लोग क्या लिखे थे? CMD स्क्रिप्ट लिखे थे, कमांड प्रॉम्प्ट का स्क्रिप्ट। जो लिनक्स में कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेल। और सेल स्क्रिप्ट क्या होता है? उस शेल के लिए अगर आप 4-5 लाइन ऑफ कमांड लिखे हैं तो उसको बोलेंगे सेल स्क्रिप्ट। सेल स्क्रिप्ट बेसिकली वो 4-5 लाइन ऑफ कमांड एक फाइल में अगर डालते हैं तो क्या होता है? सेल स्क्रिप्ट। कंपोनेंट क्या है? सबसे पहला होता है कमेंट्स। कमेंट जनरली इग्नोर किया जाता है, हैश से आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। वेरिएबल आप सिंपली नेम इक्वल टू करके बना सकते हैं और वेरिएबल को यूज करने के लिए डॉलर सिंबल के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर? आप नेम इक्वल टू हर्षित बनाया तो इको, इको आपको प्रिंट करने के लिए यूज होता है। आप अगर पुराने ख्याल से नहीं हो तो आपको यहां याद होगा, इसमें भी शायद विंडोज में भी होता है इको। आप अगर क्या हो गया भाई, अगर आप इसको बोलेंगे ना इको हर्षित तो हर्षित बोलेगा। जैसे वो प्रिंट होता है ना वैसा है इको अनीश तो अनीश। और उधर भी इको कमांड होता है, इको से आप कर सकते हैं। हमको लगता है इसमें हमको वेरिएबल वगैरह विंडोज में देखना होगा कैसे बनता है, बट इसमें इजी है, आप सिंपल ऐसे ही बना सकते हैं। i इक्वल टू 10 और इको डॉलर आई, तो इससे क्या डिस्प्ले होगा? 10 डिस्प्ले होगा। रीड नाम, रीड नाम क्या करता है? रीड कमांड इज यूज टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर। रीड नाम का मतलब होता है कि आप नम वैल्यू में, नम वेरिएबल में कोई डेटा रीड करना चाहते हैं, जो भी यूजर देगा वो नम में आ जाएगा। इको कमांड्स यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। इको से आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं, देन कमांड लिखते हैं और फिर एल्स और फिर कमांड लिखते हैं। क्लियर? और लास्ट में fi लिखते हैं। fi ये बताता है कि इफ ब्लॉक एंड हो रहा है। क्लियर? गुड। लूप्स जनरली फॉर वाइल और अनटिल होता है। ठीक है, फॉर वाइल, अनटिल मतलब डू वाइल जैसा लूप है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लिखे हुए किस इसका ऑड इवन चेक करने का। पहली चीज हैश बिन बैश, ये जनरली बस कमेंट लगा के लिखा है। ठीक है, ये आप नहीं भी लिखिए पहला, इनको दिक्कत नहीं। इंटर ए नंबर बोला, रीड नम बोला, यानी नम में जो भी वैल्यू मिलेगा वो रीड कर लेगा। फिर आता है यहाँ पे क्या नाम है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखता है कि डॉलर नम डिवाइडेड बाई 2 का जो भी वैल्यू आए उसमें माइनस कर दो, ये लिखा है इक्वल 0। अच्छा, अगर ये चीज इक्वल टू 0 है, ठीक है, हाइफन क्या लगाया, इज इक्वल टू 0 देन इवन प्रिंट करना है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो ऑड प्रिंट करना है। बस यही चीज आने का, इक्वल टू 0 है तो इवन प्रिंट करना है। इफ, ऐसे समझिए इसको, यहां भी आप लिख सकते हैं इफ दिस कंडीशन देन ये चीज करो, एल्स ये करो, और लास्ट में fi एंड कर देना। तो इस कोड का एक्सप्लेनेशन नीचे है, अगर आप 15 इनपुट करेंगे तो ये बताएगा ऑड नंबर है 15। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह देख सकते हैं। बाकी कोई टॉपिक लगे तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।